हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो में लाया हूँ। हालांकि इसके पहले हमने आपको वीडियो तैयार किया था। उस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी हमने दिया था, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन था। उसमें जो स्पर्म का पिक्चर था उतना अच्छा नहीं था, हमने एक्सप्लेनेशन करके पूरा दिया था। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पर फोकस डाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमने इसको पूरी तरह से फिगर के रूप में अरेंज कर दिया है। देखिएगा, ये स्पर्म का पिक्चर है। इस स्पर्म में हमने देखा है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है। गोनिया ये किस में चेंज होता है? स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड्स में बदल जाता है और ये स्पर्मेटिड जो होती है वो स्पर्म में बदल जाता है। वैसे याद रखिएगा कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदल जाता है। स्पर्मेटिड जो होता है एक सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो स्पर्म जैसा नहीं होता है। स्पर्मेटिड्स एक सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक एज लाइक सेल होता है। उसे इस रूप में कन्वर्ट करना है आपको स्पर्म के रूप में। ये तो सेल जैसा स्ट्रक्चर है नहीं, ये तो सीधा लंबा है, स्पाइरल लाइक इन स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है, तो वो तो ऐसा है नहीं। तो इस रूप में चेंज होना है कि जो सेल लाइक है ऐसे, तो मान लीजिए जो ये सेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको चेंज होना है इस रूप में। जैसे ये हो गया स्पर्म, इस रूप में चेंज होना है आपका। ये स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड्स का है और इसको इस रूप में चेंज होना है, यानी स्पर्म्स के रूप में। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद हमें ये रूप पता चलता है। तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले देखिए कि ये स्पर्म है। स्पर्म में हमने देखा कि हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। इसके पीछे वीडियो में हमने नेक भी बताया था। तो हेड, मिडिल पीस और टेल को हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। देखिए फ्लैजेलम है, हेयर इज फ्लैजेलम। हेड में देखिएगा एक एक्रोसोम्स होते हैं और दूसरा न्यूक्लियस होता है। एक एक्रोसोम होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम का निर्माण जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। जो गोल्गी सेल के अंतर्गत जो गोल्गी होती है उसी से एक्रोसोम्स का निर्माण होता है। होता यूँ है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर चला आता है। उसमें रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, परिवर्तन होते हैं और बनने के बाद एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। एक्रोसोम में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम या लाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। किसको? अंडा के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, एग के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, उस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के लिए इसमें पावरफुल एंजाइम है। इसलिए देखिएगा कि स्पर्म के इंटीरियर साइड में स्पर्म का जो मूवमेंट होता है इस दिशा में होता है। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट। पीछे की ओर नहीं होता है, आगे की ओर होता है। इसलिए जाहिर है कि अगर हम अंडे के साथ संपर्क में आएगा स्पर्म तो ये पोर्शन सबसे पहले टच करेगा। तो ये पोर्शन जब टच करता है तो ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये एक्रोसोम्स में जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है या जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद जिस स्थान पर टूटता है वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये इसका फंक्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये प्लाज्मा में ये न्यूक्लियस है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होती है वो स्पर्मेटिड्स में भी है। तो स्पर्मेटिड्स का जो न्यूक्लियस होता है
वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है। देखिए इसमें क्रोमोसोम्स क्लोजली पैक्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम बाय लॉसिंग वाटर का वर्ड किया गया, लॉसिंग वाटर। न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होती है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो इसमें होता है क्या कि न्यूक्लियोलस भी खत्म कर दिया जाता है और जो जर्म न्यूक्लियोप्लाज्म है और उसमें जो पानी की उपस्थिति है वो भी खत्म कर दिया जाता है। माने कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस जो होती है उसकी साइज काफी छोटी हो जाती है। उसके दो वजह होती है। पहला वजह जो होता है पानी का लॉस कर देना, दूसरा वजह न्यूक्लियोलस को खत्म कर देना। यहाँ लिख दिए हैं न्यूक्लियोलस गेट्स एलिमिनेटेड। तो ये दो के कारण क्या हो जाता है कि न्यूक्लियोलस काफी छोटा और काफी डिमिनिश्ड हो जाता है, काफी स्मॉल हो जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन क्यों किया गया, ये इसलिए मॉडिफिकेशन किया गया कि स्पर्म को हल्का बनाना है। इसमें किसी प्रकार का साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म से दूर, पानी से दूर ये इसको बना के रखा गया है। इसमें एक खास बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिएगा, समूचा जो स्पर्म्स होता है एक लेयर से कवर रहता है चारों तरफ, उस लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो आप देखिएगा अंदर इसमें मैंचिटी बोर्ड दिया गया है। तो थीन लेयर होता है। मैंचिटी क्या है, साइटोप्लाज्म की पतली लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है जो उसमें पाई जाती है। देखिए कंडेंस्ड लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एज ए होल ढेर सारा नहीं रहता है, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए वो रहता भी है तो उसको मैंचिटी नाम दे दिया गया है। इसके बाद देखिएगा जब सेल से आपका स्पर्म बनता है तो एक्रोसोम बन गया गोल्गी से, न्यूक्लियस भी बन गया। ये जो बहुत ही हल्का हो जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि स्पर्मेटोगोनिया से जो डिविजन्स होते हैं, डिवीजन जो होता है ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज होने के बाद जो डिविजन्स होता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड जो डिविजन्स होता है, तो उस दरमियान सेंट्रोसोम जो होता है या जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं वो भी दो भाग में बंट जाते हैं। तो उस सेंट्रियोल जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट नीचे चला आता है। सेंट्रियोल का जो पोजीशन होता है वो न्यूक्लियस के ठीक नीचे चला आता है, न्यूक्लियस के ठीक नीचे रहता है। तो वो सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है, एक को कहते हैं प्रॉक्सिमल, दूसरे को कहते हैं डिस्टल। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम का ही पार्ट होता है। हम आप जानते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल डिवीजन में भाग लेता है, बस हम इतना ही जानते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जब ये स्पर्म का निर्माण होता है तो सेंट्रियोल जो होती है वो दो भागों में बटा होता है और दोनों जो है न्यूक्लियस के जस्ट नीचे आपको उपस्थित होता है, जो दो भागों में होता है। थोड़ा सा जो ऊपर रहता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं और नीचे जो रहता है उसको डिस्टल कहा जाता है। देखिए प्रॉक्सिमल ऊपर वाला है, नीचे वाला डिस्टल है। प्रॉक्सिमल का काम हमेशा याद रखिए कि गिव राइज टू द स्पिंडल सिस्टम इनसाइड द एग। जब ये स्पर्म्स जाता है और एग से मिलता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल अंदर प्रवेश करता है तो उस दरमियान सेंट्रियोल भी चला जाता है और सेंट्रियोल क्या करता है कि सेल डिवीजन में भाग लेता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो उस समय जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है इसी के कारण होता है। बस इतना याद रखना, इट इज वेरी सिंपल। उसके बाद देखिएगा एक नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन ये है कि वो एक्सिल फिलामेंट का निर्माण करता है। देखिएगा डिस्टल सेंट्रियोल है, इसे एक लंबा एक्सिल फिलामेंट्स का निर्माण। एक्सिल फिलामेंट्स कुछ भी नहीं है बल्कि प्रोटीन का एक पॉलीमराइजेशन किया हुआ है, असेंबल किया हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। इसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं। तो एक्सियल फिलामेंट्स में जो प्रोटीन्स होता है वो तभी काम करता है जब उसमें एनर्जी लगती है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रियल स्टेट। आपका जो स्पर्मेटिड्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो सब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया मिल करके वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, जिसके ट्विस्टेड स्पाइरली अराउंड। ये जो आप देख रहे हैं आप एक्सिल फिलामेंट है, तो एक्सिल फिलामेंट के चारों तरफ देखिए लपटाव है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहलाया है। चारों बगल लपेटा, बीच में रहता है, बीच में एक्सिल फिलामेंट है और चारों तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया लपटाया हुआ रहता है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिल करके चारों तरफ स्पाइरली ट्विस्टेड हो जाते हैं। देखिए स्पाइरली एक्सियल फिलामेंट, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी का निर्माण करता है। मेन चीज तो हमने आपको बता ही दिया। एक और खास बात याद रखिएगा, अच्छा रिंग सेंट्रियोल कर दें। जहां तक रिंग सेंट्रियोल है, देखिए ये जो मिडिल पीस होती है, इसी मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है और मिडिल पीस जो होती है उसमें पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का ही जोन होता है जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल पीस है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एनर्जी लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि ढेर सारा एनर्जी होता है। उसमें एनर्जी उतना ही होता है कि ये स्पर्म को अंडा तक पहुंचा दे। अगर फेल कर जाता है तो वैसी स्थिति में इसके पास एनर्जी भी खत्म हो जाती है और ये डाई कर जाता है। इट डजंट गो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो मिडिल पीस के नीचे तो देखा गया है 2 गो रिंग सेंट्रियोल होता है। इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। अब ये मिडिल पीस के नीचे देखिएगा टेल है, इसको कहते हैं टेल या फ्लैजेलम। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसी प्रकार होता है जैसे सीलिया का होता है, फ्लैजेलम का होता है, ये सब का स्ट्रक्चर होता है। यानी ये पूरी तरह से एनर्जी रिच प्रोटीन से भरा हुआ रहता है। जो भी एनर्जी ये सप्लाई करता है ये सब प्रोटीन में चला जाता है और ये प्रोटीन कंट्रैक्शन एक्सपेंशन करता है, जिसके कारण ये टेल में वाइब्रेशन होता है। जब टेल में वाइब्रेशन होता है तो ये आगे की ओर बढ़ता है और स्विम करता है। हम जानते हैं कि ये लिक्विड मीडियम में चलता है, कहीं भी रहेगा, सीमेंट रहेगा, लिक्विड मीडियम रहेगा, उसी में तैरते हुए आगे बढ़ता है। तो तैरने के लिए जरूरी है कि टेल पोर्शन में एनर्जी सप्लाई किया जाए और वही माइटोकॉन्ड्रिया इसको सप्लाई करती है और भी प्रोटीन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं, जिसके कारण इसमें वाइब्रेशन होता है और ये आगे की ओर बढ़ता है। एक और खास बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल हाफ होते हैं, ये फुल नहीं होता है। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस है और हम ये भी मियोसिस हुआ था। जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा था मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था। तो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है, तो ये हेप्लॉइड इन नेचर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें ये भाग होते हैं। एक और खास बात याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म नोट में याद रखिएगा कि नो फूड स्टोरेज। इसमें कोई भी भोज्य पदार्थ का स्टोरेज नहीं होता है। ये स्पर्म जो होता है इसमें भोजन होता ही नहीं है। दूसरा, ना तो साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में होता है, नो साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखिएगा, नो फूड स्टोरेज, नो साइटोप्लाज्म। इसका मॉडिफिकेशन में एक बात तो देखा गया है कि भोजन का नहीं रहना और साइटोप्लाज्म का नहीं रहना। अगर ये दोनों रहता है तो ये स्पर्म काफी भारी हो जाएगा और इसको स्विम करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। वेजाइना में डाला जाएगा, टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस में बनने के बाद आपको रेटी टेस्टिस में जाएगा, इपिडिडाइमिस में जाएगा, वास डिफरेंस से होता हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ ग्लांस पेनिस में जाएगा, यूरेथ्रा से होता हुआ फिर वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से सर्विक्स में जाएगा, यूटेरस में जाएगा, तब जाकर के आपको ओविडक्ट में जाएगा। तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो अगर ये हैवी होगा तो जा नहीं पाएगा या उसको भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए ये जो एडेप्टेशन किया गया है इस पर, वो इस प्रकार का एडेप्टेशन किया गया है कि इसका शरीर लाइटेड रहे और पानी में आसानी से स्विम कर सके। इसमें देखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट
न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को पूरी तरह से डिहाइड्रेट कर दिया गया है। डिहाइड्रेशन से क्या हुआ, कंडेंस्ड कर गया, पूरी तरह पैक्ड हो गया और वॉल्यूम छोटा हो गया। इट इज ए वंडरफुल जॉब फॉर द एडेप्टेशन। इसमें नो साइटोप्लाज्म। और ये भी देखिएगा सिर्फ न्यूक्लियस में ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो जगह होता है वहां पर भी साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम गया है और कम होकर छोटा सा रह गया है, स्मॉल लेयर रह गया है। ये भी वन ऑफ द एडेप्टेशन टू ब्रिंग द लाइटनेस। तो इसके साथ साथ इसको जिंदा रहने के लिए, कोई भी है किसी भी चीज को, सेल को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, इसमें भोजन स्टोरेज भी नहीं है। तो ये 3 एडेप्टेशन हमने देखा, यानी हमने आपको बताया, जिसमें ये रखा गया है कि ये तभी व्यवस्था की गई है जिससे इसका समूचा शरीर एकदम लाइटेड हो जाए, और लाइटेड होने के बाद इसे लिक्विड में, पानी में तैरने में आसानी होगी। तो दीज आर द वंडरफुल जॉब्स फॉर द एडेप्टेशन, जो कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोअन में कन्वर्ट होता है, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म में बढ़ने में ये सब परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण ये लंबा दूरी तक तय करता है। दिस इज द वे ऑफ द एडेप्टेशन। तो इस तरह से इस के माध्यम से हमने कुछ रोचक चीजें आपको बताई है, जो हम समझते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ द नीट है या इंडिया का कोई भी जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं या जो भी होते हैं, या इसके अलावा इस तरह का इंफॉर्मेशन आप जो यूजीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, नीट के जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने पूरा का पूरा पिक्चर हम आपको दे दिया है, हेड है, मिडिल पीस है और टेल के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो इसके आप ध्यान से देखिएगा और इसे पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम समझते हैं कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल्स हम आपके लिए डाल दिए हैं। इस तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको पढ़ो और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।